अद्विक पहुंचा उदयपुर। पार्ट 5। ठीक है, मेरे उदयपुर जाने की तैयारी करो, आज शाम को ही वहां के लिए निकलता हूँ, कहकर अद्विक वापस अपने काम में लग जाता है और गौरव जी सर बोलकर जल्दी से वहां से चले जाता है। अभी थोड़ी देर ही हुई होगी कि अद्विक का फोन रिंग करता है। वो फोन की चमक रही स्क्रीन पर दिखाए जा रहे विव शब्द को देखकर अपनी उंगलियों को, जो लैपटॉप पर सरपट दौड़ी जा रही थी, रोकता है और हाथ बढ़ाकर कॉल रिसीव कर फोन को कान से लगा लेता है। ये कॉल अद्विक के दोस्त विवान मल्होत्रा का था, जो पिछले 5 सालों से अद्विक के साथ कदम से कदम मिलाए चल रहा था। कहने को तो विवान और अद्विक कॉलेज फ्रेंड थे, मगर दोनों के बीच की बॉन्डिंग 2 भाइयों जितनी थी। मिल गई तुझे फुर्सत मुझे फोन लगाने की? पेरिस काम से गया है या वहां बस चुका है? वापस आने का इरादा है कि नहीं? अद्विक फोन पर कहता है। सॉरी यार, यहाँ का काम खत्म ही नहीं हो रहा था, पर कल वापस आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से विवान की आवाज आती है। अच्छी बात है, पर मैं कल तुझे नहीं मिलूंगा, आज उदयपुर के लिए निकल रहा हूँ, हम परसों मिलते हैं, अद्विक कहता है। ठीक है, तो फिर मैं परसों घर आ जाऊंगा, इसी बहाने अपनी डॉल अद्विका से भी मिल लूंगा, विवान कहता है। डन, कहकर अद्विक फोन काटता है और वापस अपनी उंगलियों को लैपटॉप पर दौड़ाने लगता है। जल्दी ही शाम हो जाती है। अद्विक आज ऑफिस से जल्दी आ चुका था। वो थोड़ी देर अद्विका के साथ खेलता है और फिर आस्था जी और देवेंद्र जी को अद्विका का ख्याल रखने का कहकर उदयपुर के लिए निकल जाता है, इस बात से अनजान कि उदयपुर का ये सफर उसकी जिंदगी बदलने वाला है। वहीं उदयपुर में कौशिक परिवार में सबका डिनर चल रहा था। सुगंधा जी और मनीषा रविंद्र जी और सागर को खाना परोस रही थी। वहीं वेदिका किचन में एक किनारे चुपचाप खड़ी थी। कल सब जल्दी जल्दी अपना काम कर लेना, मेरे दोस्त दिनेश के बेटे की शादी है, सबको बुलाया है उसने। खाने के बीच रविंद्र जी अपना फरमान सुनाते हुए कहते हैं, ये कल हम सब शादी में जाएंगे, मैं अभी जाकर वेदिका चाची को बताता हूँ। अपने दादू की बात सुनकर अमित खुश होकर कहता है और अपनी जगह से उठने लगता है कि तभी, अमित कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ चुपचाप, कहीं नहीं जाना है, सुगंधा जी उसे रोकते हुए कहती है। पर दादी, मैं चाची को तो बता दूं, वो भी तो चलेंगी ना हमारे साथ, अमित सुगंधा जी को देखकर कहता है। नहीं, वो नहीं जाएगी हमारे साथ, शादी में जा रहे हैं, ऐसे अच्छे कामों में उस मनहूस का साया भी नहीं पड़ना चाहिए, सुगंधा जी नफरत से कहती है। सुगंधा जी की बात सुनकर अमित उदास हो जाता है। वहीं किचन में दीवार का सहारा लेकर खड़ी वेदिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पिछले 4 सालों से उसने अपने कदम इस घर से बाहर भी नहीं निकाले थे। शादी तो दूर की बात, पड़ोस के घर में भी जाने के लिए उसे मनाही थी। बस ये 4 दीवारें ही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। बाहर की भी कोई दुनिया है, इस बारे में तो वेदिका को पिछले 4 सालों से पता ही नहीं है। खैर, जल्दी ही सबका खाना हो जाता है और वेदिका किचन समेट कर अपने काम में चली जाती है। अगली सुबह अद्विक की कार उसके उदयपुर के ऑफिस के सामने आकर रुकती है। ड्राइवर जल्दी से कार से उतरता है और पीछे का गेट अद्विक के लिए खोलता है और इसी के साथ अद्विक अपने पूरे रौब के साथ कार से बाहर निकलता है। कार से बाहर निकलते ही अद्विक एक नजर अपने सामने खड़ी इमारत को देखता है और अंदर जाने लगता है कि तभी उसकी नजर बाहर कुर्सी पर बैठे बैठे नींद में खोए वॉचमैन पर जाती है। वॉचमैन को सोता देखकर जहां ड्राइवर उसके लिए मन ही मन प्रार्थना करने लगता है, वहीं अद्विक का दिमाग खराब हो जाता है। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसे इस ब्रांच से प्रॉफिट क्यों नहीं होता। अद्विक गुस्से से एक नजर सोते हुए वॉचमैन को देखकर अपने पीछे खड़े ड्राइवर को देखता है, तो ड्राइवर जल्दी से उसका इशारा समझकर कार से पानी की बोतल निकालता है और अद्विक की तरफ बढ़ा देता है। अद्विक अपने ड्राइवर से पानी की बोतल लेकर उसे खोलता है और बोतल का पूरा पानी सोते हुए वॉचमैन पर पलटा देता है।
अबे कौन है बे? पारी पड़ते ही वॉचमैन हड़बड़ा कर उठते हुए गुस्से से कहता है, लेकिन अपने सामने गुस्से से तमतमाए खड़े अद्विक को देखकर उसका सारा गुस्सा काफूर हो जाता है और वो तुरंत अद्विक को सलाम करता है। ऑफिस का लॉक खोलो और दफा हो जाओ यहाँ से, कल से आने की जरूरत नहीं है। अद्विक वॉचमैन के सलाम को इग्नोर कर गुस्से से कहता है, नहीं साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो साहब। अद्विक की बात सुनते ही वॉचमैन तुरंत हाथ जोड़कर अद्विक के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है, लेकिन अद्विक उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। गलती से नींद लग गई थी साहब, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, माफ कर दो साहब, 4 साल की बेटी है मेरी। अद्विक को जाते देखकर वॉचमैन अपनी बेटी की दुहाई देने लगता है। वॉचमैन की आखिरी वाली लाइन कि 4 साल की बेटी है उसकी सुनकर अद्विक के बढ़ते कदम रुक जाते हैं और इसी के साथ अद्विका का खिलखिलाता हुआ मासूम सा चेहरा उसकी आंखों के आगे आ जाता है। अद्विक पलट कर वॉचमैन को देखता है जो हाथ जोड़े अपनी आंखों में उम्मीद की किरण लिए उसे ही देख रहा था। आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ, दोबारा ऐसा हुआ तो माफी नहीं दी जाएगी, अद्विक कहता है और पलटकर ऑफिस के गेट के पास जाने लगता है। अद्विक की बात समझकर वॉचमैन खुश हो जाता है और भागकर अद्विक के लिए ऑफिस खोलता है। 10 बजने वाले हैं, लेकिन अब तक ऑफिस में कोई क्यों नहीं आया? अद्विक अपनी हाथ में पहनी घड़ी में टाइम देखकर वॉचमैन से पूछता है, अभी कहाँ साहब? 11:30-12 से पहले कोई नहीं आता है। वॉचमैन अद्विक का सवाल सुनकर कहता है, व्हाट? वॉचमैन की बात सुनकर अद्विक हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से कहता है, और नहीं तो क्या साहब, अब मैनेजर साहब ही 12:30-1 बजे तक आते हैं, तो ऑफिस के बाकी लोग तो लेट आएंगे ही। वॉचमैन कहता है, ये मैनेजर सारे फसाद की जड़ लगता यही है। वॉचमैन की बात सुनकर अद्विक गुस्से से भुनभुनाता है। इस मैनेजर का कैबिन कहाँ है? अद्विक गुस्से से वॉचमैन से पूछता है। साहब वो ऊपर वाला। वॉचमैन अद्विक को गुस्से में देखकर डरते हुए एक तरफ इशारा करते हुए कहता है। वॉचमैन का इशारा पाकर अद्विक एक नजर ऊपर की तरफ देखता है और लिफ्ट से ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। साहब आपके लिए कुछ लाऊं? वॉचमैन अद्विक को मैनेजर के कंप्यूटर पर काम करते देख पूछता है। ब्लैक कॉफी, अद्विक कहता है तो वॉचमैन जल्दी से हाँ में सिर हिलाकर चले जाता है। जल्दी ही समय बीतता है और धीरे धीरे ऑफिस के एम्प्लॉयज भी आने लगते हैं। अब तक किसी को भी अद्विक के ऑफिस में होने की कोई खबर नहीं थी, सिवाय प्यून के, जिसे वॉचमैन ने पहले ही बता दिया था। सब आकर अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे। ऊपर प्यून के साथ खड़ा अद्विक अपने ऑफिस की चिल पौ सुन रहा था। इस वक्त उसे उसका ऑफिस कम मच्छी बाजार ज्यादा लग रहा था, जिसे देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। अगले 5 मिनट में ये सब लोग मीटिंग रूम में होने चाहिए, कहकर अद्विक गुस्से से वहां से चले जाता है। अद्विक के जाते ही प्यून नीचे अपनी बातों में लगे लोगों को देखकर मन ही मन उनके लिए प्रार्थना करता है और अद्विक के कहे मुताबिक सबको मीटिंग के बारे में बताने चले जाता है। वहीं कौशिक निवास में सागर ऑफिस के लिए निकल ही रहा था कि तभी उसको उसके दोस्त का फोन आ जाता है, जो उसे मिलने के लिए बुला रहा था। थोड़ी देर सोचने के बाद सागर उसे मिलने के लिए हाँ कह देता है और ऑफिस न जाकर वो अपने दोस्त से मिलने चले जाता है। जल्दी ही शाम हो जाती है। कौशिक निवास में सब तैयार होकर शादी पर चले जाते हैं। अब घर पर सिवाय वेदिका की कोई नहीं था। अकेले होने की वजह से वेदिका डरी सहमी सी अपने कमरे में बैठी हुई थी। तभी अचानक डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज सुनकर वेदिका और डर जाती है
उसे समझ नहीं आता कि सब तो शादी पर गए हैं, तो फिर अब कौन है। 1-2 मिनट वो वेदिका यही सोचने लगती है कि दरवाजा खोले कि नहीं, मगर बार बार बजती डोर बेल की आवाज सुनकर वेदिका हिम्मत करके दरवाजे के पास जाती है और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने खड़े सागर को अकेला देखकर वेदिका बुरी तरह से डर जाती है। सागर के होठों पर कुटिल मुस्कान देखकर वेदिका को उसके इरादे ठीक नहीं लगते। वो जल्दी से दरवाजा लगाने के लिए आगे बढ़ती है, मगर तभी सागर झटके से दरवाजा खोल देता है और इसी के साथ वेदिका जमीन पर गिर जाती है। जारी है। तो क्या होगा आगे? क्या सागर अपने मंसूबों पर कामयाब हो जाएगा? क्या अद्वैत वेदिका से मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आरज़ू तेरे प्यार की।